हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अगर स्टूडेंट्स इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर है, वो ही एनसीईआरटी सीरीज जिसके अंदर हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे हम कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 6th क्लास से लेकर और 9th क्लास तक की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट की है। इसी एनसीईआरटी सीरीज के अंदर हमने जो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी थी 6th क्लास की, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो आज अगर हम बात करें तो ये हमारा जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसी का 5वां लेक्चर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने सॉइल्स के बारे में देखा। हमने जो अगर लास्ट लेक्चर की बात करें जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा कि किस किस तरीके की जो एग्रीकल्चर है उसका यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है, उनको उगाया जाता है, कौन से समय में कौन सी खेती कौन सी जो क्रॉप है उसको उगाया जाता है और कौन से रीजन के अंदर उगाया जाता है, उनकी क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में, सभी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रीड किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखिए। एग्रीकल्चर का लेक्चर है, काफ़ी सही से उसमें काफ़ी सही पॉइंट्स हैं, उसको रीड भी कीजिए आप। एनसीईआरटी जो बुक हैं स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मिनरल्स की, मिनरल्स बेसिकली हम बात करें हमारी लाइफ का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे क्या हम जो भी कुछ अगर एक्टिविटी करते हैं, हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके से हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जो मिनरल है उसका उसमें कंटेंट्स होता है। चाहे हम बात करें डेकोरेशन की, फेस्टिविटीज़ की, रिलीजियस सेरेमनीज़ की, ये जितनी भी यहाँ पे जो सब्सटेंस हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। और हमारी बॉडी को तो मिनरल्स की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो मिनरल्स हैं उनकी ज़रूरत होती हैं। अगर उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो यहाँ हमको कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलती है। जैसे आप देखिए कि जो आयरन है, आयरन की यहाँ पे अगर आपको अगर कमी है आपकी बॉडी के अंदर में तो आपको एनीमिया वाली जो सिचुएशन है वो हो सकती है। इस वजह से जो मिनरल्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम टूथपेस्ट करते हैं, सभी लोग सुबह उठते और रात को सोने से पहले हम लोग ब्रश करते हैं। ब्रश के अंदर जो पेस्ट होता है, जो पेस्ट जो हम यूज करते हैं जो हमारे दांतों को सफाई के लिए, टूथ की क्लीनिंग के लिए, तो आप देखिए कि उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो मिनरल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए कि उसके अंदर आपको सिलिका मिलेगा, उसी के अंदर आपको लाइमस्टोन मिलेगा, एल्यूमिनियम भी मिल सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी मिल सकता है। वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग, ये क्लीनिंग का काम करते हैं। फ्लोराइड विच इज़ यूज टू रिड्यूस द कैविटी, कैविटी रिड्यूस करने में यूज किया जाता है फ्लोराइड को। कम्स फ्रॉम ए मिनरल, फ्लोराइड से वो आता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद द टिटेनियम ऑक्साइड उसमें यूज किया जाता है टूथपेस्ट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये सब यहाँ पे काफ़ी कॉमन बातें बताई गई हैं। तो ये बेसिकली जो टिटेनियम ऑक्साइड है वो रूटाइल नाम का जो यहाँ पे हमारे मिनरल है उससे आता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जो छोटे से छोटी जो चीज़ हैं, स्मॉल स्मॉल जो थिंग्स यूज करते हैं, उसके अंदर भी मिनरल है। उसका इम्पोर्टेंस को यहाँ शो किया गया है कि मिनरल की इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जो ऑफिशियली जो यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो डेफिनेशन दी गई है मिनरल के बारे में, तो वो बताया गया है, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मिनरल को डिफाइन किया है, होमोजीनियस नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस विद ए डेफिनेटेबल इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ जो होते हैं उनको मिनरल बोला गया है। मिनरल आर फाउंड इन द वेरिएड फॉर्म में नेचर के अंदर में, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट, डायमंड सबसे हार्ड होता है, टू द सॉफ्टेस्ट, जो टेल है वो सबसे सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर फॉर्म के अंदर में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ड फॉर्म के अंदर भी हमको मिलते हैं।
सबसे ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म के अंदर भी मिलते हैं। कुछ हमको ऐसे होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रैवल कर सकती है, पास कर सकती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकती है। इसके बारे में आपने अपने बचपन में जो किताबें पढ़ी होंगी, आपने जो पेंसिल है ग्रेफाइट उसके बारे में रीड किया होगा, आपने डायमंड के बारे में रीड किया होगा कि जो कंडक्टर हैं या नहीं हैं। तो इन सब के बारे में ये बेसिकली मिनरल हैं। कोई भी होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस वो जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक डेफिनेबल है, तो उसको यहाँ पे मिनरल माना गया है। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स जो मिनरल हैं वो हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर में किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देखिए जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं। वहाँ पे मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? उनके क्रैक्स के अंदर में पाए जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर में पाए जाते हैं, फोल्ड्स के अंदर में पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में। जो स्मॉलर ऑकरेंस होता है उनको वेन्स बोला जाता है, लार्जर जो होगा उसको लोड बोला जाएगा। इन मोस्ट केसेस दे आर formed when mineral is liquid and molten in gaseous form are forced upward through कैविटी टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो ट्रैवल करेंगे कैविटी के रूप में थ्रू कैविटी टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस के लिए। दे कूल सोलिडिफाई एज दे राइज। मेजर मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टिन है, कॉपर है, जिंक है, लीड है, ये यहाँ पे बेसिकली इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उनके जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्रैक हैं, जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री जो रॉक होती हैं, इन रॉक के बारे में स्टूडेंट्स हमने 8th क्लास की जो बुक है, 7th एंड 8th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक हैं उनके अंदर में हमने जो रॉक साइकिल है उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में रीड किया है। तो आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, उसमें आप रॉक साइकिल को आपको अंडरस्टैंड करने में, और आप अगर वीडियो ना देखना चाहो तो आप बुक भी रीड कर सकते हो, बुक से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वहाँ पे जो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो बेड्स में और लेयर्स के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, अक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। कोल और कुछ जो यहाँ पे आयरन ओर हैं वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं लॉन्ग पीरियड से ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूडिंग द जिप्सम, पोटास, salt, sodium salt, they are formed as a result of evaporation especially in the arid region। evaporation के रूप में मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। यहाँ पे आपको कोल भी काफ़ी मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स में, डिपोजिशन प्रोसेस की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से। मीन्स द डिपोजिशन हो गया है काफ़ी सालों तक, फिर हीट और प्रेशर के अंदर वो कोल में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे आपको कोल मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर में। इसके अलावा आपको आयरन भी मिलेगा यहाँ पे। अगर हम बात करें, हमने इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर देखा, हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर में देखा। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इंक्लूड द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। सरफेस के ऊपर जो रॉक पाई जाती हैं वो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएं एंड द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग ए रेजिडुअल मैस ऑफ द वेदरिंग मटेरियल कंटेन्स द ओर। बक्साइट इज फॉर्म दिस वे। जो बक्साइट है वो यहाँ इससे बनेगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि सर्टेन मिनरल्स हैं वो ओकर होते हैं एलुवियल डिपॉजिट में, सैंड के अंदर में आपको यहाँ मिलेंगे, और जो वैली के फ्लोर के ऊपर में और या हिल के बेस के ऊपर में आपको यहाँ इस तरीके के कुछ सारे मिनरल्स मिलते हैं ऐसी जगह पे। दीज डिपॉजिट्स और कॉल्ड द प्लेसर डिपॉजिट इनको बोला जाता है। जनरली कंटेन्स द मिनरल्स, यहाँ पे जो मिनरल मिलेंगे which are not corroded by the water, eroded होगा स्टूडेंट्स, not eroded by the water, and the gold, silver, tin, platinum, ये इंपॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको एलुवियल सॉइल के अंदर, एलुवियल डिपॉजिट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के जो मिनरल्स हैं, ओशियन के वाटर के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा डीप ओशन मिशन है वो लॉन्च किया गया है।
डीप ओशन मिशन बेसिकली सी बेड को मैपिंग करनी है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि ओशियन का जो यहाँ पे एरिया होता है, ओशियन जो वाटर होता है उसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। टेक्नोलॉजी उस तरीके से ना होने की वजह से इनको इकोनॉमिकली जो सिग्निफिकेंस है इनका नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें जो कॉमन सोल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, लार्जली जो ड्राइव किए जाते हैं ओशियन वाटर से। ओशियन बेड्स टू आर रिच इन द मैग्नीज मॉड्यूल्स के रूप में। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ओशियन ये मैग्नीज मॉड्यूल्स हैं इनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो ओशियन का जो यूज़ करने से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न भी हैं। 1982 में जो यहाँ पे एक कन्वेंशन इस्टेब्लिश किया गया सभी कंट्रीज़ के द्वारा में कि कितना हम जो सी का वाटर है उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हम माइनिंग कर सकते हैं। तो वो सब बातें हैं, वो सब हम जब ज्योग्राफी को कम्प्लीटली डिटेल में रीड करेंगे, जब देखेंगे स्टूडेंट। ये तो अभी हमारे जो 10th क्लास की जो बुक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि मिनरल्स कहाँ कहाँ, पहली बात तो हमने देखा कि मिनरल क्या होते हैं। सबसे पहले मिनरल क्या होते हैं, कोई भी नेचुरल ओकरिंग जो सब्सटेंस है उसको मिनरल बोला गया है। और उसके बाद में हमने देखा कि इग्नियस मेटामॉर्फिक रूप में, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर में, डिकम्पोजिशन के रूप में, एलुवियल सॉइल के रूप में, एलुवियल सॉइल जो डिपॉजिट होती है, क्या तो हिल के जो है यहाँ पे आपको वो फुट हिल्स पे मिलेगी ये, क्या अगर हम बात करें कि वैली के फ्लोर्स पे ये सॉइल है जो मिलती है। इसके अलावा ओशियन वाटर के अंदर हमने देखा मैग्नीज नोड्यूल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें मिनरल्स को जिस तरीके से जो जियोलॉजिस्ट हैं या जियोग्राफर्स हैं उनके द्वारा स्टडी किया जाता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ क्लासीफाइकेशन इनका डिफरेंट में इनको क्लासीफाई किया गया है मिनरल्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ मिनरल्स को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं मेटेलिक, एक होते हैं नॉन मेटेलिक। मेटेलिक जिनके अंदर मेटल्स होता है, नॉन मेटेलिक जिनके अंदर मेटल की जो क्वांटिटी है वो नहीं देखने को मिलेगी। कुछ एनर्जी के मिनरल्स भी यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। अगर हम बात करें मेटेलिक में फेरस होते हैं, नॉन फेरस होंगे। फेरस मीन्स द जिनमें आयरन का जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखिए कि जो आयरन खुद है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ये इस तरीके के जो ये मेटल्स हैं, जो मेटेलिक मिनरल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर आयरन का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसी वजह से इनको यहाँ पे फेरस जो मेटेलिक मिनरल है वो बोला जाता है। नॉन फेरस की बात करें तो कॉपर है, लीड है, बक्साइट है, टिन है, ये हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो प्रीशियस हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ये मेटेलिक के अंदर ही हमको देखने को मिलेंगे। नॉन मेटेलिक में आप देखें कि जो मिका है, सोल्ट है, पोटास है, सल्फ़र है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। अगर हम बात करें कि एनर्जी मिनरल्स में जो एनर्जी के सोर्स होते हैं, जिसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट है कोल है, कोयला, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जलाने के काम आता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट किया जाता है बहुत सारी जगह से। पहले तो स्टीम इंजन से जो ट्रेन चला करती थी वो भी कोल के ऊपर ही डिपेंड किया करती थी। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सेकंड पेट्रोलियम जिन एरियाज़ के अंदर में जो निकाला जाता है तो उनको। इसके अलावा नेचुरल गैस, ये एनर्जी से रिलेटेड मिनरल हैं स्टूडेंट्स। एनर्जी रिलेटेड मिनरल जिनको एनर्जी बेसिकली यहाँ पे कम्प्लीटली सोर्स है इकोनॉमी के लिए भी। प्रेजेंट समय में आप देखिए अगर आपको गाड़ी भी ड्राइव करनी है तो एनर्जी से रिलेटेड जो मिनरल्स हैं उनका प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ऑयल बेस इकोनॉमी होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर में कुछ माइनिंग्स के बारे में बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि रैट होल माइनिंग के बारे में। स्टूडेंट्स रैट होल माइनिंग जो है यह हमारे मेघालय के अंदर प्रैक्टिस की जाती है कोल को यहाँ निकालने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो कोल की यहाँ माइनिंग की जाती है काफ़ी नैरो टनल होती है, इसी वजह से इसको रैट होल माइनिंग बोला जाता है। एनजीटी के द्वारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2010 के अंदर में, तो उसी एनजीटी के द्वारा बैन कर दिया गया है ऐसी जो रैट होल माइनिंग्स हैं जो छोटी टनल के थ्रू यूज की जाती हैं। 2018 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, कुछ लोग रैट होल माइनिंग के अंदर चले गए थे और फिर वहाँ पे उस कोलैप्स हो गया था उस माइनिंग का। तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी ना हो,
कोई यहाँ पे कोलैप्स ना हो, कोई ह्यूमन जो लाइफ है उसका लॉस ना हो। इस वजह से जो एनजीटी के द्वारा कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है रेड होल माइनिंग्स को, जो मेघालय के अंदर प्रैक्टिस की जाती हैं। और इसमें बेसिकली जो पुअर पीपल्स हैं वो अपना यहाँ पे फैमिली एनर्जी को गेन करने के लिए कोल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के अपने डेली यूज़ के पर्पज़ से इसको यूज किया जाता था। बाकी फिर वो बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स ऐसे एरियाज़ के अंदर आते हैं तो पुअर पीपल्स को फिर यहाँ पे यूज़ करके वो यहाँ पे कुछ अपनी माइनिंग एक्टिविटी है वो चलाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली एक बॉक्स के अंदर बताया गया था कि रेड होल माइनिंग क्या है। ये मेघालय के अंदर प्रैक्टिस की जाती है बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के अंदर में, या कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा कि रेड होल माइनिंग कौन से स्टेट के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए मेघालय के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे इसके अलावा मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो फेयरली रिच हैं, वेरिड मिनरल रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है। कुछ एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं वो मिलेंगे, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कोई मिनरल नहीं मिलेगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ब्रॉडली अगर हम बात करें पेनिनसुलर जो रॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ द कोल हैं, मेटेलिक मिनरल हैं, मिका है। इसके अलावा मैनी अदर जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स इन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्लैग्स ऑफ पेनिनसुला इन गुजरात एंड आसाम। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स की बात करें वो वहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज़ द रिजर्व्स ऑफ द मैनी मिनरल्स के यहाँ पे आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। राजस्थान के अंदर भी काफ़ी सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं वो राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी। वे एलुवियल जो प्लेन्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के, हमारे जो एलुवियल प्लेन्स हैं, हमने अभी तक देखा था कि जो मिनरल्स हैं ये सब हमने अभी रीड किया कि कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, किस तरीके की जो रॉक है वहाँ पे किस तरीके के मिनरल्स हैं वो मिलेंगे। अभी हमने देखा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको काफ़ी सारे मिनरल्स नॉन फेरस मिनरल हैं राजस्थान में हैं। हमारा जो पेनिनसुलर का रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें जो एलुवियल प्लेन्स हैं, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जो ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ द इकोनॉमिक मिनरल्स, कम यहाँ पे कोई भी मिनरल है वो नहीं मिलता है। दीज वेरिएशन एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से, प्रोसेस के अंदर डिफरेंस होने की वजह से, एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल। जो टाइम जो चाहिए, आप देखिए कि इंडिया में जो सबसे लेटेस्ट अगर जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है वो ग्रेट प्लेन्स हैं, क्योंकि पेनिनसुला तो इंडिया का काफ़ी पहले से है। उसके बाद में इंडियन प्लेट का कोलिजन होता है यूरेशियन प्लेट के साथ में, वहाँ पे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होगा। हिमालयाज़ के फॉर्मेशन के बाद में स्टूडेंट्स फिर ग्रेट प्लेन्स हैं उनका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो ग्रेट प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी लेट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इंडिया में जो मिनरल्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से डिफरेंस है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जो एलुवियल प्लेन्स हैं नॉर्दर्न इंडिया में वहाँ पर कोई भी मिनरल एक्टिविटी है, लार्ज अमाउंट में कोई मिनरल नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें कि जो फेरस मिनरल्स हैं, फेरस बेसिकली जिसमें आयरन का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो आयरन का जो कंटेंट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करें आयरन ओर की, जो आयरन के ही डिफरेंट ओर हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, जो इस तरीके के इनके ओर हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, आयरन ओर बेसिकली मिनरल हैं एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इंडिया इज एंडाउड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया रिच है, गुड क्वालिटी का आयरन ओर इंडिया में मिलता है। मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू द 70%। जो मैग्नेटाइट है उसके अंदर 70% के आसपास जो है यहाँ पे आयरन का जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। एक्सीलेंट जो यहाँ मैग्नेटिक क्वालिटी है। इसके अलावा बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में इसका वैल्यू काफ़ी अच्छा है। हेमेटाइट जो है सेकंड है, फर्स्ट इज़ मैग्नेटाइट, सेकंड अगर हम बात करें जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर है, इंडस्ट्रियल आयरन में इसको यूज़ किया जाता है।
क्वांटिटी बट हैज़ अ स्लाइटली आयरन और कंटेंट देन मैग्नेटाइट। स्लाइटली लोअर होता है जो आयरन कंटेंट है, 50 से 60 होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आयरन कंटेंट है वो कौन से ओर के अंदर मिलता है, आयरन के कौन से ओर में, वो है मैग्नेटाइट में। फिर आएगा हेमेटाइट। तो स्टूडेंट्स हेमेटाइट है उसके अंदर भी काफ़ी कम मिलता है, इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है इस जो ओर है उसको। 2018-19 का ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन है जो 97% वो बेसिकली उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, इस एरिया के अंदर जो 97% है वो यहाँ से प्रोडक्शन हुआ है आयरन का। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ का एरिया आपको देखने को मिल रहा है, उड़ीसा का एरिया आपको देखने को मिल रहा है, कर्नाटक है, इसके अलावा झारखंड है। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ से जो आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है, आयरन का जो प्रोडक्शन है वो 97% होता है। बाकी जो 3% है वो रेस्ट ऑफ द स्टेट जो भी हैं इंडिया के, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर हम बात करें कि कुछ बेल्ट बनाए गए हैं जहाँ से, जिनको आयरन बेल्ट बोला जाता है। सबसे पहले आप देखिए कि उड़ीसा और झारखंड का रीजन है, उसके यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। द उड़ीसा के में हाई ग्रेड का जो हेमेटाइट जो मिलता है, जो सेकंड नंबर पे है, वो यहाँ पे मिलेगा। जो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ माइंस हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बादम पहाड़ माइंस हैं मयूरभंज में। इसके अलावा केंदुझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलेंगी। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा झारखंड का, हेमेटाइट। और आपको इसके अलावा गोवा एंड नोमोंडी जो माइंस हैं वहाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ बेल्ट हैं जो पहले अगर हम बात करें कि उड़ीसा और झारखंड का जो रीजन है, आप देखना कभी इन जो स्टेट्स हैं इनको मैप के अंदर देखना आप स्टूडेंट्स, जिस एरिया के अंदर मिलेंगे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। तो पहला जो उड़ीसा और झारखंड का है मयूरभंज के एरिया के आसपास। सेकंड इज अब द दुर्ग और बस्तर का और चंद्रपुर बेल्ट है। दुर्ग आपको पता है, दुर्ग बस्तर जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, चंद्रपुर जो महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। तो ये आयरन ओर हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र का है, काफ़ी फेमस है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे इससे, जो अभी हमारे सेंटर के अंदर मिनिस्टर रहे हैं, लास्ट जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसके अंदर में मिनिस्टर भी थे वहाँ से। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर का ये बेल्ट है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का। यहाँ पे हाई क्वालिटी का हेमेटाइट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फेमस जो यहाँ पे हिल हैं, जिसको हम बात करें कि बेलादिला जो रेंज है हिल्स की, जो बस्तर रीजन में है छत्तीसगढ़ में, द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज द 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आपको देखने को मिलता है। बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री है, वो आपको आसपास ही क्यों देखने को मिलती है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि आयरन का यूज है वो स्टील इंडस्ट्री के अंदर किया जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट है। इस वजह से आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उनका डेवलपमेंट एक ही रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो यहाँ से जो आयरन निकलता है, इस आयरन को बेसिकली अगर हम बात करें तो इस आयरन को यहाँ से जो जापान का एरिया है, जो कोरिया है, वहाँ के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया में, यहाँ से जो आयरन है दुर्ग बस्तर रीजन से। और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है हमारे टोटल मेजर पोर्ट हैं, कुछ 12 पोर्ट हैं। मेजर और माइनर पोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है देखिए। आप देखिए कि यूपीएससी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के बीच में। मेजर मिनरल क्या होते हैं, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, माइनर मिनरल जो होते हैं वो कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और इनमें कुछ मिनरल्स के बारे में पूछ लिया गया था बेसिकली कुछ साल पूर्व, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर ही पूछा गया था। सैंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मिनरल के बारे में बात की गई है, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इसी तरीके से कुछ पोर्ट हैं इंडिया के अंदर में, 12 हमारे मेजर पोर्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये 6 पोर्ट हमारी वेस्टर्न कोस्ट में हैं, 6 पोर्ट हमारे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर हैं। तो इन पोर्ट्स के कहाँ लोकेशन है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी बड़ी है। बहुत सारे कंट्रीज़ के पास में इतनी कोस्ट लाइन नहीं होती है, कुछ तो लैंडलॉक कंट्री हैं जिनके पास में 0 है कोस्ट लाइन। तो हमारा यहाँ पे कोस्ट लाइन है वो काफ़ी अच्छी है। और कोस्ट लाइन काफ़ी अच्छी होने की वजह से इंडिया इस जो यहाँ हम बात करें कि जो शिपिंग की जो इंडस्ट्री है इसमें डोमिनेट कर सकता है। बट इंडिया में प्रेजेंटली जो शिपिंग इंडस्ट्री है
उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है, ना शिप मेकिंग में है, ना शिप के डिस्ट्रॉय में है। तो ये सब किस तरीके से कम है, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो करंट अफेयर में चलती रहती हैं, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के बीच में जो डिफरेंस है, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जैसे आप देखिए कि एक आर्टिकल है 297, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 297। तो 297 आर्टिकल में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये पॉलिटी की कुछ बातें हैं, अब साथ साथ जब ये टॉपिक चल रहा है तो बता रहे हैं आपको। तो आर्टिकल 297 के अंदर में यहाँ पे कौन से मिनरल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे। यहाँ में आप समुद्र की बात करें तो आप इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर देखना। तो हमने उड़ीसा और झारखंड बेल्ट के बारे में देखा, हेमेटाइट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है वहाँ से। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर का जो रीजन है, ये वही रीजन है स्टूडेंट्स जहाँ पे जो नक्सलाइट एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आप देखिए कि जो दुर्ग, बस्तर, ये जो रीजन है ना, बस्तर का जो रीजन है स्पेशली, आप जहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो नक्सल जो मूवमेंट था अपने समय में जो पीक था वहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखना कि जिस एरिया में जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, वो एरिया ऐसे एरिया हैं वहाँ से दूसरे स्टेट के साथ में बॉर्डर है वो शेयर होती है। मध्य प्रदेश के साथ में वहाँ बॉर्डर शेयर होती है, उड़ीसा के कुछ रीजन के साथ में बॉर्डर शेयर होती है। तो आपको वहाँ पे इसके इवन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ये जो रीजन है, जो वहाँ पे जो पहले यूनाइटेड जो आंध्रा था उसके साथ में वहाँ बॉर्डर शेयर हुआ करती थी। तो आप जब इनके बारे में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे किस तरीके से जब भी कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी होती हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दो स्टेट्स की बॉर्डर होंगी, एक स्टेट से क्राइम करके दूसरे स्टेट के अंदर भाग के चले जाना, ये काफ़ी ईजी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने दुर्ग, बस्तर जो चंद्रपुर का रेंज है उसके बारे में देखा कि वहाँ पे आयरन का क्या है। इसके अलावा बेलारी कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है। चित्रदुर्ग जो कर्नाटका के अंदर है। चिकमंगलूर है, ये कर्नाटका के रीजन के हैं, वहाँ पे ये बेल्ट है। उस बेल्ट के अंदर भी आयरन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे जो आपको माइंस देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी कुदेरमुख नाम की जो माइंस हैं, जो वेस्टर्न घाट का रीजन है वहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। अब देखें ईस्टर्न घाट के ऊपर जब ये थे तो विशाखापट्टनम पोर्ट से वहाँ के उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब कुदेरमुख माइंस वाला जो रीजन है वो वेस्टर्न घाट के ऊपर लोकेटेड है। 100% वहाँ से जो आयरन जो निकलता है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। कुदेरमुख का जो डिपॉजिट हैं उनको लार्जेस्ट डिपॉजिट बोला जाता है वर्ल्ड का, और ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है मैंगलोर जो पोर्ट है, सबसे पास में जो पोर्ट है वहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र और गोवा का जो रीजन है, वहाँ भी जो गोवा में, महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, रत्नागिरी के अंदर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, वहाँ पे इंडिया और सऊदी अरेबिया के द्वारा भी कुछ प्लानिंग की गई थी कि रत्नागिरी के अंदर कुछ पाइपलाइन के डेवलपमेंट या रिफाइनरी के डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ये जो महाराष्ट्र और गोवा का रीजन है इसके अंदर भी जो आयरन है वो निकलता है और उसको वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आयरन के बारे में देखा। अब अगर हम बात करें मैग्नीज की, मैग्नीज भी जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है स्टील की, फेरो मैग्नीज हैं, अलॉय हैं, इनको यूज किया जाता है। 10 kg जो मैग्नीज हैं वो रिक्वायर होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील को यूज करने के लिए या बनाने के लिए 10 किलो के आसपास हमको मैग्नीज चाहिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो ब्लीचिंग पाउडर हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेंट्स हैं, इन सब के अंदर भी इस इंडस्ट्री को यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें मैग्नीज के प्रोडक्शन की स्टूडेंट्स, तो मैग्नीज हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, 33% निकलता है मध्य प्रदेश से। और अगर आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को 2-3 स्टेट्स को अगर काउंट करो, आप महाराष्ट्र का देखिए 27% है, 33% है वो जो वहाँ से जो हमारा बेसिकली मध्य प्रदेश से निकलता है। तो आप ये देखिए कि दोनों मिला के 60 हो रहे हैं, दोनों मिला के 60 कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम 5 स्टेट्स की बात करें तो इसके बाद में हमको देखने को मिलेगा उड़ीसा में 16% है, कर्नाटका में 12 है, आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें 10% है। तो ये 5 स्टेट्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा जो मैग्नीज है उसका। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो 98% प्रोडक्शन है वो इसी एरिया से होता है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली हमने मैग्नीज के बारे में देखा। ये मैप है, मैप का आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कुछ राजस्थान में भी दिखाया गया है जहाँ से मिनरल निकलते हैं। एक ये रीजन है,
एक ये रीजन है जहाँ से जो एनर्जी से रिलेटेड जो मिनरल्स हैं वो निकलते हैं। सेकंड अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, कॉपर सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान से काफ़ी इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है। खेतड़ी नाम की एक जगह है, पुराने समय में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी हमने देखा है कि उस समय में जो कॉपर है वो उनका आया करता था, वो खेतड़ी से ही निकाला जाया करता था। कॉपर की बात करें, क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व में है, एंड अगर प्रोडक्शन की बात करें मेलिएबल एंड डक्टाइल है, गुड कंडक्टर होता है। मेनली इलेक्ट्रिकेबल जो इलेक्ट्रिसिटी की जो केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो केबल्स होती हैं वहाँ इसको कॉपर को यूज़ किया जाता है। आप देखिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे आप हम लोग तो मैक्सिमम सभी लोग अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं, बट गाँव के अंदर जो यहाँ ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जो बिजली की सप्लाई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो चोरियाँ हैं वो काफ़ी आपको सुनने को मिलेंगी अगर आपने कभी इनके बारे में अगर जाना होगा, क्योंकि उस ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली जो है कॉपर है वो मिलता है, और कॉपर का ये वैल्यू है वो काफ़ी अच्छा होने की वजह से उन इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर्स हैं, छोटी छोटी जो अगर हम बात करें कि जो डीपी होती हैं, जो अगर आपने राजस्थान हरियाणा इस रीजन में कभी ट्रैवल किया होगा तो आप देखना कभी कि यहाँ पे हर गांव घर के लिए इस तरीके से जो सिंगल फेस का जो ट्रांसफार्मर है वो यूज़ किया जाता है। तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए किया गया था वो, पर उनकी जो चोरियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि कॉपर का उसके अंदर यूज़ होता है। आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, केमिकल इंडस्ट्री है, इन सब के अंदर में जो कॉपर है उसका यूज़ होना। बालाघाट माइंस है, बालाघाट एक रीजन है मध्य प्रदेश के अंदर में, जबलपुर के पास गिरता है, काफ़ी अच्छी जगह है, कभी घूमने का आपका समय मिले तो ज़रूर जाना। बालाघाट के अंदर जो माइंस हैं वहाँ पे कॉपर निकलता है काफ़ी अच्छे से। राजस्थान में खेतड़ी है, खेतड़ी की अगर हम बात करें, खेतड़ी एक जगह है, ये आपको झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपको मिलेगा। आपको जयपुर से ट्रैवल करना पड़ेगा कुछ 1-2 आवर्स के आसपास। तो खेतड़ी जगह है राजस्थान के अंदर में। सिंहभूम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर की। अगर हम बात करें कि जो बॉक्साइट हैं, उड़ीसा इसके अंदर हाईएस्ट है कि यहाँ पे 70% जो बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा से होता है। उसका भी अगर हम बात करें कि वो अगर हम बात करें पंचपतमली डिपॉजिट है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो वहाँ पे बेसिकली 70% जो बॉक्साइट है वो आपको उड़ीसा से जानने के लिए मिलेगा। अगर हम बॉक्साइट की बात करें स्टूडेंट, बॉक्साइट अगर हम बात करें, सेवरल ओर्स कंटेन्स द एल्यूमिनियम, it is from the bauxite, the clay like the substance at alumina, later the aluminium obtained. Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of the rock rich in the aluminium and silica. डिपोजिशन प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं। एल्यूमिनियम इज ए इम्पोर्टेंट मेटल, बिकेम इन ए combine of a strength of the metal such as the iron, extremely lightness एंड ऑल्सो विद द गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी की वजह से इंडिया का जो बॉक्साइट डिपॉजिट है मेनली आपको अमरकंटक प्लेट्यू के अंदर में, मैकाल हिल्स हैं, अमरकंटक है। आप देखिए जो बालाघाट जो रीजन है वो उधर ही है, तो वहाँ पे आपको बिलासपुर है, कटनी आपको मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है। तो ये कुछ रीजन है, वहाँ पे आपको बॉक्साइट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बॉक्साइट की जो माइंस हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आप देखिए जितने भी हम एनर्जी के जो मिनरल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमने कोई जो फेरस मिनरल्स हैं उनकी बात की। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो मीका है। मीका अगर हम बात करें, मिनरल्स मेड ऑफ सीरीज ऑफ द प्लेट्स और लीव्स के थ्रू ये बनता है। ये आपको स्लिट के अंदर मिलेगा, स्लिट्स में आपको लेयर्स के अंदर, थिन शीट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में काफ़ी होता है, राजस्थान के अंदर इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी सही है। बेसिकली ये अगर हम बात करें कि क्लियर है, ब्लैक, ग्रीन, येलो कलर का ये होता है ड्यू टू द इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी होती है, लो पावर लॉस फैक्टर की वजह से, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से, रेजिस्टेंस हाई वोल्टेज का होने की वजह से मिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिस्पेंसेबल मिनरल यूज इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। मिका डिपॉजिट जो नॉर्दर्न एज है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इसके अंदर आपको हजारीबाग जो बेल्ट है, हजारीबाग एक रीजन है,
हजारीबाग का आपको पता भी होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। हमारे जो एक्स हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, यशवंत सिन्हा हैं, उनके जो बेटे थे जयंत सिन्हा, वो वहाँ से ही चुनाव हैं वो लड़ते हैं। हजारीबाग रीजन है झारखंड का। तो हजारीबाग जो बेल्ट है वहाँ से जो मीका है उसका प्रोडक्शन होता है। राजस्थान मेजर जो मीका प्रोड्यूसिंग एरिया है, अजमेर के नेल्लोर माइंस आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेंगी। तो ये कुछ कुछ माइंस हैं जिनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कहाँ कहाँ मिलती हैं। राजस्थान के अंदर आप अजमेर के पास देखिए, अजमेर ही वो रीजन है जहाँ उसके पास में एक किशनगढ़ नाम की भी एक जगह है जहाँ मार्बल जो है मार्बल का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। वहीं वो किशनगढ़ के पास ही आपको जो एक पेंटिंग है बनी ठनी, जो बनी ठनी पेंटिंग है, बनी ठनी जो पेंटिंग है उसके बारे में भी वो राजस्थान में ही प्रोड्यूस हुई थी। बनी ठनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन के बारे में आपने काफ़ी सुन रखा होगा, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा ये भी राजस्थान से ही होता है। लाइम स्टोन एसोसिएटेड विद द रॉक्स के साथ में ये मिलेगा। कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीज कार्बोनेट की जो यहाँ पे जो रॉक्स होती हैं उनके आसपास ही आपको उनके सराउंडिंग एरियाज़ में मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन लाइम स्टोन इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। एंड द जो असेंशियल स्मेल्टिंग आयरन ओर है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो आयरन ओर का प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर इसका जो प्रोडक्शन है वो 20% के आसपास है। 13% के आसपास आंध्र और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लाइमस्टोन के बारे में देखा कि लाइमस्टोन कहाँ पे मिलता है, कितना इसका इम्पोर्टेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो रीजन है, सीमेंट का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में जो लाइमस्टोन को यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। लाइमस्टोन तो स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा अगर बचपन में आपने कभी ना कभी, क्योंकि लाइमस्टोन को बेसिकली यूज किया जाता था जो पुराने समय में जिस तरीके से जो हाउस होते हैं उनकी पेंटिंग की जाती थी। आप देखिए कि जब भी जो दिवाली एक मेजर फेस्टिवल है, दिवाली मेजर फेस्टिवल होने की वजह से जिसको मेजर मीन्स था जो कंप्लीट पॉपुलेशन में अगर हम बात करें 70% 80% के आसपास जो पॉपुलेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। वैसे फेस्टिवल तो हर कम्युनिटी के लिए, हर रिलीजन के लिए सभी के अपने फेस्टिवल्स बेस्ट होते हैं सबसे अपने। बेसिकली फेस्टिवल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? फेस्टिवल मीन्स वो ऐसा टाइम जो हैप्पीनेस, खुशी, फैमिली में जो एक दूसरे से मिलना इस तरीका कराए। तो लाइम स्टोन के बारे में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो दिवाली का जिस तरीके से फेस्टिवल होता है उस समय में जो घर होते हैं उनको पेंट किया जाता है एवरी ईयर के आसपास। तो जो लाइम स्टोन है पुराने समय में इसको यूज़ किया जाता था पेंटिंग के सेक्टर के रूप में। जो वाइट कलर का जो पेंट किया जाता है, जो सफ़ेदी जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर लाइम स्टोन का जो यूज़ है वो काफ़ी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारी जगह जहाँ पे माइनिंग की जहाँ एक्टिविटी होती हैं, जहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, तो इसके कुछ आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट जिस तरीके से आप देखिए कि न्यूज़पेपर का यहाँ बताया गया है कि झारिया की जो माइनिंग है, झारिया जो जगह है वहाँ की जो माइनिंग है उसको शिफ्ट किया जाना चाहिए। कोल माइनिंग वहाँ पे है तो पॉल्यूशन का आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ती है वहाँ पे उस रीजन में। तो आप देखिए कि धूल तो जहाँ पे ओवरलोड जो ये इस तरीके के जो अगर हम बात करें कि जो ट्रक होते हैं या जो ओवरलोड का सामान जो माइनिंग का एक्टिविटी जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सिलिकोसिस की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। राजस्थान इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लीड करता है। सिलिकोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर में हैजार्डियस माइनिंग होती हैं। हैजार्डियस माइनिंग होने की वजह से लाइफ को जो खतरा है वो बना रहता है कंटिन्यू वहाँ पे। आप देखिए कि 1982 के समय में 1984 के समय में जिस तरीके से जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो लीकेज हुआ, इसके अलावा आप देखिए कि 2020 के अंदर में जो विशाखापट्टनम के अंदर जो गैस का जो लीकेज हुआ था 2020 में विशाखापट्टनम, आप इसके बारे में गूगल ज़रूर करना विशाखापट्टनम में कौन सी गैस है उसका लीकेज हुआ था। उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और गैस का लीकेज होने की वजह से वो कंटिन्यू एक साथ गिर जाते हैं इसकी वजह से। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तो रिसेंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, यूपीएससी 2-3 ईयर्स के अंदर कुछ ना कुछ पूछ लेता है कभी ना कभी। तो इस तरीके की जो यहाँ पे हम बात करें कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन एरिया के पीपल्स को फेस करनी पड़ती हैं। इन्हीं के लिए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 2015-16 के समय में डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फंड होता है, खनिज संपदा कल्याण योजना, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया।
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट ये किया गया कि आप सपोज कीजिए कोई एरिया है जहाँ से बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, तो माइनिंग की वजह से इसका जो 1% पैसा है, अब सपोज कीजिए माइनिंग की वजह से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हुआ, सपोज कीजिए कि रेवेन्यू जनरेट हुआ यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास, तो 1% जो है, 1 करोड़ का 1% अगर हम बात करें 1 लाख रुपए जो हैं, वो रुपए वहाँ पे जो यहाँ जो अस्पताल है, हॉस्पिटल जो है, स्कूल जो हैं, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, इस तरीके की जो एक्टिविटी हैं उनके लिए वहाँ पे खर्च किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को डीएमएफ क्रिएट किया गया, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आई गवर्नमेंट के द्वारा। खनिज क्षेत्र मीन्स जो मिनरल के एरिया वाले रीजन हैं उनका यहाँ पे कल्याण करना है, उनका वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उनकी जो वर्कर्स हैं उनके लोगों का। तो इस तरीके से मिनरल एरियाज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स भी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स काफ़ी सारे टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उनको फॉलो, टेक्निकल जो प्रोसीजर हैं, एसओपीज़ जो हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत होती है, पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। आप देखिए कि पॉल्यूशन के अंदर भी आप देखिए कि कहीं वो जो चिमनी का बनाना इम्पोर्टेंस होता है, बट काफ़ी जगह जो ओपन ही वहाँ पे चल रहा होता है। आप झारिया रीजन के बारे में ज़रूर गूगल करना, आपको मतलब इस तरीके से आप जब रीड करोगे ना तो आपको जो रीड करने का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में गूगल यूज़ करना, कहाँ पे वो लोकेशन है, कौन से एरिया के अंदर गिरता है, तो झारिया कहाँ पे गिरता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डीएमएफ एंड खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में। अब हम बात करें एनर्जी रिसोर्सेज की, ये तो अभी तक हमने देखा था कि बेसिकली जो मेटलिक कुछ रिसोर्सेज हैं उनके बारे में देखा। अब हम बात करें कि एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? कुछ ऐसे मिनरल जिनको यूज किया जाए एनर्जी के प्रोडक्शन में, उनको यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज बोला गया है स्टूडेंट। इसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कोल, जो कोयला जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कोयला के जो डिफरेंट ओर हैं उनकी बात की गई है कि अलग अलग तरीके के ओर होते हैं। स्टूडेंट्स हम इन सब चीज़ों की डिटेल में अगर हम तो कम्प्लीटली यहाँ बुक के अंदर नहीं मेंशन है, बट जब हम हायर स्टैंडर्ड की बुक्स रीड करेंगे, 11th-12th की बुक हैं या जो स्टैंडर्ड बुक हैं जैसे माजिद हुसैन है, DR खुल्लर है, हम आपके लिए सभी बुक्स आपके लिए अपलोड करेंगे। DR खुल्लर को भी अपलोड करेंगे, माजिद हुसैन को भी अपलोड करेंगे। तो आप अपनी जो जिस तरीके से आपको जो भी बुक रीड करनी है उसके अकॉर्डिंग आप रीड करना, जो भी आपको समझनी है। बुक को हम 2-3 तरीके से रीड करेंगे। एक तो समरी फॉर्मेट में, उसका जो यहाँ पे जो समरी है वो अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर हम ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू एक हम वहाँ पे उन बुक्स को अपलोड करेंगे कि लाइन टू लाइन आपको रीड करना है या आपको किस तरीके से रीड करना है, या कोई भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो उस तरीके से। आपके 11th एंड 12th की जब NCERT कंप्लीट हो जाएंगी ज्योग्राफी की, तो उसके बाद में हम बुक के थ्रू यहाँ इनका रिवीजन करेंगे। तो आप कोई भी बुक जो फॉलो करते हो उसके थ्रू आप रीड कर लेना। और ऐसी हम सभी जो बुक्स हैं, सभी जो सेक्शंस हैं, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री के लिए तो आप चल ही रही हैं हमारी सतीश चंद्रा के, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स हमने अपलोड भी किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करेंगे। इसके अलावा स्पेक्ट्रम के अलावा भी जो स्टूडेंट्स जो भी बुक रीड करते हैं, जो भी बुक्स स्टूडेंट्स के द्वारा रीड की जाती हैं, तो उन सभी बुक्स को भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे। जैसे आप बात कीजिएगी, अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए प्लासी टू पार्टीशन है, बिपिन चंद्रा है, इन सब किताबों को आपके लिए वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो लिग्नाइट यहाँ पे एक और होता है, लो ग्रेड यहाँ पे ब्राउन कलर का कोल है, उसके अंदर में ये मिलता है, सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हमको देखने को मिलती है। लिग्नाइट कोयल की अगर हम बात करें, ये आपको नयेली जो रीजन है, नयेली जो तमिलनाडु के अंदर रीजन है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड, अगर हम बात करें कि जो डीप एरियाज में ब्यूरिड होता है उसको बिटुमिनियस कोल बोलते हैं। मोस्ट पॉपुलर कोल होता है मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनियस कोल विट हैज़ द स्पेशल वैल्यू ऑफ स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इनको यूज किया जाता है।
एंथ्रेसाइट इसमें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है। एंथ्रेसाइट कोल हमारा कश्मीर रीजन के अंदर भी हमको मिलता है, बट टेक्नोलॉजी उतना एडवांस ना होने की वजह से उस कोल को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये और जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लिग्नाइट है, बिटुमिनियस है, एंथ्रेसाइट है, इनके बारे में, इसमें क्या क्या आयरन का कंटेंट है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कोल की बात करें स्टूडेंट्स, कोल हमको जो दामोदर वैली है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे हमको मिलता है, झारिया है, रानीगंज है, बोकारो है, इन सब रीजन्स के हमको मिलता है। कोल फील्ड्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली हैं। वर्धा जो वैली हैं ये यहाँ पे आपको जो ईस्टर्न में यहाँ पे महाराष्ट्र का रीजन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। टर्सरी कोल की अगर हम बात करें जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं, टर्सरी कोल जो मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे मेघालय हैं, असम हैं, अरुणाचल प्रदेश हैं, इसके अलावा नागालैंड हैं, वहाँ पे आपको टर्सरी कोल के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। पर उनका यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ना होने की वजह से उनको इतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंटली, इतना ज़्यादा हाई लेवल पे एक्सट्रैक्शन नहीं है उधर से। इसके अलावा कोल इज ए बल्की मटेरियल विच लोज वेट ऑन द यूज ऑफ इट्स रिड्यूस टू एस, हैंस हैवी इंडस्ट्री एंड थर्मल स्टेशन आर लोकेटेड नियर द कोल फील्ड। कोल फील्ड के आसपास ही आपको ये देखने को मिलेंगे, जो अगर हम बात करें कि जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, इस वजह से कोल और आयरन इंडस्ट्री हैं या स्टील इंडस्ट्री है, इनका जो डेवलपमेंट है वो आसपास ही हमको देखने को मिलता है। अब हम एनर्जी रिसोर्सेज में हमने कोल के बारे में देखा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम जो एक पेट्रोलियम और अगर हम बात करें मिनरल ऑयल हैं, वो नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्सेज हैं इंडिया में कोल के बाद में। ये फ्यूल के लिए भी यूज किया जाता है, हीट के लिए भी, लाइटनिंग के लिए भी, लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है मशीन्स के अंदर में इनको। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं, वो एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पे डेवलप की गई हैं फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, न्यूमेरियस। यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री हैं जो जो रिफाइनरी होती हैं कहीं भी उसके आसपास डेवलप होंगी। जैसे अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में आसपास रिफाइनरीज़ की बात करें, मथुरा के अंदर एक रिफाइनरी है, एक रिफाइनरी पानीपत के अंदर है, IOCL की रिफाइनरीज हैं स्टूडेंट, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरीज हैं। अगर हम बात करें जो मोस्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑक्यूरेंस है इंडिया में, वो एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स विद द एंटीक्लाइन एंड फोल्ड ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्सरी एज, द रीजन ऑफ द फोल्डिंग एंड अगर हम बात करें डोम्स की है, इट ओकर्स वेयर द ऑयल इज ट्रैप इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड। जो फोल्डिंग का जो प्रोसेस हुआ है वहाँ पे जो ऑयल है वो बेसिकली फोल्ड उस एरिया में ट्रैप हो गया है। द ऑयल बियरिंग रेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन थ्रू विच द ऑयल मे फ्लो। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग द नॉन पोरस लेयर्स। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन द फोल्ड ट्रैप्स बिटवीन द पोरस एंड नॉन पोरस जो रॉक्स हैं वहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। गैस बीइंग द लाइटर, तो वो आपको अबाउ मिलेगी, ऑयल की आपको अबाउ रीजन में आपको गैस मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पेट्रोलियम जो निकाला जाता है इंडिया के अंदर में, तो बॉम्बे हाई का रीजन है, गुजरात है, आसाम है। आसाम के अंदर इंडिया के डिगबोई एक रीजन है, 1902 में वहाँ पे रिफाइनरी लगा था, बट प्रेजेंट समय में जो डिगबोई से जो वहाँ जो पेट्रोलियम निकलता है वो काफ़ी वैक्सी पेट्रोलियम होता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अंकलेश्वर जो रीजन है, अंकलेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है गुजरात के अंदर में। आसाम की अगर हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, डिगबोई जो रीजन है। जो मोरान हुगरीजान जो एक रीजन है वहाँ पे कुछ जो पेट्रोल है निकाला जाता है। अंकलेश्वर है, बॉम्बे हाई का रीजन हमने देखा, बॉम्बे हाई इन द मुंबई के अंदर है। गुजरात के अंदर अंकलेश्वर रीजन के बारे में हमने देखा। आसाम में जो डिगबोई का रीजन है या मोरान हुगरीजान जो रीजन है, इन सब के अंदर में बेसिकली जो पेट्रोलियम है वो निकाला जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस का ये है, हमने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल है वो नीचे मिलेगा, गैस उसके ऊपर मिलती है। नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के पास में मिलती है। इसके अलावा ये रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल को ब्रोट किया जाता है सरफेस के लिए। इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए इसको यूज किया जा सकता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स ये पावर सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, हीटिंग के पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में जो नेचुरल गैस है उसको यूज किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में जो कुकिंग इंडस्ट्री है, जो हमारे घरों में जो अगर हम बात करें खाना बनाने के लिए जो गैस है उसको भी यूज किया जा सकता है कुकिंग फ्यूल के रूप में। विद एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है लोकल सिटीज़ के रूप में यहाँ पे अलग अलग अगर हम बात करें यहाँ अलग अलग तरीके से, जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से नेटवर्क है वो डेवलप किए गए हैं। इसमें जो सीएनजी गैस है, जो पीएनजी गैस है, वो इस तरह कुकिंग फ्यूल हैं। सीएनजी जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है, आप देखिए दिल्ली के अंदर सीएनजी का काफ़ी यूज किया जाता है, काफ़ी लाइट भी होती है, काफ़ी एनर्जी एफिशिएंसी भी काफ़ी सही होती है इनकी। तो इस तरीके से जो गैस है उसको यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो गैस है, बॉम्बे हाई का जो रीजन है, वेस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छे से मिलता है। कैम्बे जो बेसिन है, इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट के अंदर में भी हमको काफ़ी जगह देखने को मिलती है। जो केजी बेसिन है, केजी बेसिन के अंदर काफ़ी सारी जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा वो वहाँ पे वर्क किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे ऑयल को जो एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो हजीरा और विजयपुर एंड जगदीशपुर का जो रीजन है, वहाँ पे गैस पाइपलाइन डेवलप की जा रही है गेल इंडिया के द्वारा। गेल एक कंपनी है, PSU कंपनी है, उसके द्वारा मुंबई हाई के रीजन को यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वेस्टर्न एंड नर्दर्न इंडिया में। इस जो पाइपलाइन है इसके आसपास डेवलप किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इन पाइपलाइंस के बारे में, पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड, नेचुरल गैस से रिलेटेड जो डिफरेंट पाइपलाइंस हैं, इनके बारे में हम रीड करेंगे कम्प्लीटली डिटेल में कि कहाँ कौन सी पाइपलाइन है वो जो निकलती है। अगर हम बात करें कि ये गैस है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन इन सब के अंदर जो गैस है उनको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की, तो इलेक्ट्रिसिटी तो डिफरेंट सोर्सेज से हमको मिलती है, डिफरेंट तरीक़ों से हमको मिलती है। स्टूडेंट्स, कोल को यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को टरबाइन प्रोड्यूस करने के लिए जो थर्मल पावर है उसको भी यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, जो पानी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी है जो जनरेट की जाती है। पानी को यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग वाटर को यूज किया जाता है, रिन्यूएबल सोर्स होता है। ये मल्टी जो पर्पज़ प्रोजेक्ट है इंडिया के द्वारा आज़ादी के बाद से ही चलाई गई, जिसमें भाखड़ा नांगल है, दामोदर वैली है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, इन सबको यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, थर्मल के अंदर जो पावर स्टेशन है, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मल के अंदर आपको कोटा के अंदर काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको थर्मल पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। रावत भाटा है, कोटा है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनको और भी डेवलप किया गया है इंडिया के अंदर में। तो ये कुछ हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनको आप मैप के ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। मैप के ऊपर इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको उन जगह के बारे में पता लगेगा कहाँ पे इनका प्रोडक्शन है वो किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यहाँ पे न्यूक्लियर है, एटॉमिक एनर्जी है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मोनोजाइट सोल है केरला की, वो रिच थोरियम में रिच है, उसको भी यूज किया गया है यहाँ पे न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनके जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, न्यूक्लियर है या एटॉमिक एनर्जी हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये बेसिकली अगर हम जो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली हीट के लिए हीट यहाँ से रिलीज होती है। यूरेनियम, थोरियम, इनको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा ये झारखंड है, अरावली रेंज है जो राजस्थान में, वहाँ पे इन जो रेंज वहाँ से इनका जनरेट किया जाता है यूरेनियम और थोरियम का एटॉमिक और न्यूक्लियर जो पावर के लिए। इसके अलावा जो मोनोजाइट सैंड है, केरला के अंदर मिलती है मोनोजाइट सैंड, उसको भी यहाँ यूज किया जाता है। थोरियम के अंदर वो रिच होती है, तो उसको भी बेसिकली यूज किया जाता है इनके प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करें कि जो सोलार एनर्जी है, सोलार एनर्जी इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो सोलार एनर्जी जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, रिन्यूएबल भी सोर्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे मिशन भी लॉन्च किए गए हैं। एक ओनली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस्टेब्लिश किया, गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमको सनलाइट है वो काफ़ी समय के लिए मिलती है कंप्लीट ईयर के अंदर में। तो इंडिया के पास पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। अभी तो प्रेजेंट समय में गाँव के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। बायोगैस है उसको भी यूज़ किया जा रहा है। बायोगैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंड पावर है। विंड पावर को तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो हमारे वेस्टर्न एरियाज़ हैं, जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इसके अलावा सदर्न के अंदर आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, लक्षद्वीप है, मदुरई का जो इलाका है वहाँ पे जो विंड पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। राजस्थान की जो अगर हम बात करें जैसलमेर है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है विंड पावर को यूज़ करने की। विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन करने की। बायोगैस के बारे में हमने देखा कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। बायोगैस बेसिकली ये डोमेस्टिक मेड के थ्रू इसको यूज किया जा सकता है। टाइडल एनर्जी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है स्टूडेंट। टाइडल एनर्जी जो अगर हम बात करें ओशियन के अंदर जो टाइड्स आती हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या पावर के गेन के लिए। या छोटे छोटे जो यहाँ पे जो टर्बाइंस हैं उनको यहाँ पे सी बेड के अंदर उनको रख दिया जाता है और टाइड्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन हो सके। तो ये हमारा गल्फ ऑफ खंबात जो रीजन है, जो गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर में, वेस्टर्न कोस्ट के अंदर में, जो गैंगेटिक डेल्टा है सुंदरबन रीजन के अंदर, जो ये सब हैं जो पोटेंशियल है जिनके अंदर टाइडल एनर्जी की। पर टाइडल एनर्जी को अभी इतने हाई सोर्स के ऊपर में यूज नहीं किया गया है इंडिया के अंदर में। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स की जियो थर्मल एनर्जी भी है। वो हमने टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी के बारे में देखा। ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनसे हम एनर्जी गेन करते हैं। तो यहाँ पे एक अलग तरीके से एक एनर्जी है वो है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल मीन्स, जियो मीन्स तो क्या होता है अर्थ। अर्थ से जो हीट है उसको यूज किया जाए। कुछ कुछ ऐसे रीजन है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एक लद्दाख के अंदर एक ऐसा रीजन है। आप दिल्ली के आसपास कभी ट्रैवल किए हो तो सोना नाम की एक जगह है। सोना हरियाणा के अंदर गिरती है। हरियाणा के अंदर एक जगह है सोना। सोना के अंदर भी जियो थर्मल एनर्जी है उसको यूज किया जा सकता है। पूगा वैली जो लद्दाख के अंदर है। हिमाचल के अंदर में जो अगर हम बात करें कि जो मणिकरण नाम की एक जगह है वहाँ पे इनके जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप भी किया जा रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा अर्थ से जो पानी निकलता है वो वेपर के फॉर्म में निकलेगा। और वेपर के फॉर्म में निकलने को वो शो करता है कि अर्थ के अंदर में बेसिकली जियो थर्मल एनर्जी है उसकी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये सब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमने रीड किया। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो बट उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, उसका कंजर्व नहीं कर पा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे जो नई जनरेशन है उसको इलेक्ट्रिसिटी के जो यहाँ सेव करने से रिलेटेड बातें हैं वो बतानी चाहिए, क्योंकि इनका जो कंजर्व करोगे ना तो वो ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एनर्जी सोर्सेज को। तो आप ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में वो बोल बच्चनगिरी टाइप की बातें की गई हैं कि एनर्जी को कंजर्व करना है। तो ये सब तो एक एथिकल पर्सन होने की वजह से आपकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है देश में रहते हो, एनर्जी का, पानी का, इन सब का तो कंजर्व करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, सोर्स ऑफ पावर हैं, उनके बारे में हमने बात की। डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के बारे में हमने बात की। तो ये कंप्लीट हमारे चैप्टर में इन्हीं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अलग अलग तरीके की और बातें करेंगे जिनके अंदर वो बताई गई होंगी। आप इनको ऐसा करना, इस बुक को एक बार रीड करना, अच्छे से रीड करोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी सब्जेक्ट के बारे में। वीडियोज़ को देखना, बुक को रीड करना। इसके अलावा हम हायर स्टैंडर्ड की बुक्स तो आपके लिए डेवलप अपलोड करते ही रहेंगे समय समय पे। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।